गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना मेरे दोस्त कि मेरी सपना है कि आपकी आंखों में खुशियों की आंसू आनी चाहिए सर। और इस बार फिर हमें प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि आप सबको पता होगा मेरे दोस्त कि हमने पिछले साल साइंस में मात्र 110 सब्जेक्टिव करवाए थे और 90 से 95% क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव था ना वो 110 से ही टकराया था। लेकिन अब की बार मामला थोड़ी सी गड़बड़ है सर, इसलिए हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया और अब की बार हमने साइंस में टॉप 150 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। और ये वाला 150 सब्जेक्टिव पढ़ लो और साइंस में जाकर के 40 नंबर अपने मुट्ठी में कर लो, ये मेरा वादा है सर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपर सीरीज जिसका नाम है टॉप 150 लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। हाँ, ये टॉपर सीरीज में ना मेरे दोस्त हम आपको करवाएंगे टॉप 150 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन कराएंगे? टॉप 150 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, जहां पे आपको यह समझना पड़ेगा सर कि जहां पे आपको लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल होगा। और ये हमारा टॉपर सीरीज का ये 5वां क्लास है। हमने पिछले 4 क्लास ले चुका हूं। ठीक है, और प्रत्येक क्लास में हमने 8 सब्जेक्टिव को फोड़ रहा हूं, तो आपको सर 15 से 10 क्लास में हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे सर। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं तो एक ही चीज कहूंगा ना कि अगर आप इसका पिछला क्लास नहीं देखे हैं ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉपर सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं का धुआं। तभी तो अब की बार मिशन 475 से प्लस होगा। तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए अब की बार 475 प्लस मिशन 475 लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि हम क्लास को आगाज कर दे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है ना सर कि हम आपको सोशल साइंस में करवा रहे हैं टॉप 140 सब्जेक्टिव, तो वो दोनों सीरीज को कर लेना और इतना से बाहर आएगा ही नहीं आएगा मेरे दोस्त। आप मात्र 3 क्लास करना और चौथा क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछना कि सच में जो संदीप कुमार पढ़ा रहा है वो आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको चौथा क्लास में अगर बता देगा दिल कि यही आएगा, क्योंकि हम वही सवालें करवाएंगे जो आपका एग्जाम पूछेगा। ठीक है सर, आते हैं हम लोग क्लास को कर देते हैं आगाज। ठीक है सर, आइएगा। देखो सबसे पहली बात है ना कि जरा गौर करना कि हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज की क्लास का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर कितना से शुरू होगा? तो ये सवाल नंबर आपको 36 से शुरू होगा। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा? तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 36 से शुरू होगा। ठीक है, आइएगा। कहता है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? अच्छा, हम लोग के पास जो विद्युत बल्ब होता है ना उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि विद्युत बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। ठीक है, जब वो फिलामेंट ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आता है तो वो भंगार हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। इसीलिए विद्युत बल्ब के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको निकाल करके उसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। हमने क्या बोला है सर कि विद्युत बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। ठीक है, और वो फिलामेंट जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वो क्या हो जाता है? भंगार बन जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए वो विद्युत बल्ब के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होता है उसको निकाला जाता है और उसके अंदर निष्क्रिय गैस भरा जाता है ताकि हमारा फिलामेंट जो है वो सुरक्षित रह सके। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो आओ ना जी। कहता है क्या कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो कहता है क्या सर कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि बल्ब सही रह सके, नहीं तो फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाएगी और वह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भांगूर हो जाएगा और टूट जाएगा। हमने क्या बोला है सर कि विद्युत बल्ब के अंदर इसलिए निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्योंकि विद्युत बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। जब वो विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है और अगर वो फिलामेंट ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, हवा के संपर्क में आ जाएगा, तो वो फिलामेंट जो है वो भंगार हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए विद्युत बल्ब के अंदर जो होता है वो विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसके अंदर हम लोग निष्क्रिय गैस भर देते हैं। तो हमने यही लिखा है सर कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि
बल्ब सही रह सके। विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि बल्ब सही रह सके, सुरक्षित रह सके, नहीं तो फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाएगी और वह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भांगूर हो जाएगा, अथवा इसको हम लोग क्या कहेंगे, टूट जाएगा। और जब फिलामेंट टूट जाएगा सर तो फिर वो हमारा बल्ब जलेगा ही नहीं। सिंपल बात मेरे दोस्त, ठीक है। तो हमने यही बोला है सर, एक बार मेरी बातों को समझना और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से सोचना कि हमने क्या बोला है। हमने बोला है ना सर कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि बल्ब सही रह सके, नहीं तो फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाएगी और वह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भांगूर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए बल्ब के भीतर की हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। हमने क्या बोला है सर, एकदम ठेठ भाषा में, मेरी भाषा में समझना सर। देखो, जिस दिन साइंस और मैथ को रटने की कोशिश करोगे ना मेरे दोस्त, तो जिंदगी रटा जाएगा लेकिन मैथ और साइंस नहीं रटाएगा। हमने क्या बोला है सर कि हमारे पास कोई विद्युत बल्ब जो होता है ना, तो वो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है और वो जो फिलामेंट होता है वो हवा के संपर्क में जब आ जाएगा ना फिलामेंट, तो वो फिलामेंट भांगूर हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। अब समझना सर कि जब तक वो बल्ब के अंदर फिलामेंट सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक बल्ब जलेगा नहीं। इसीलिए बल्ब के अंदर जो हवा होता है, ऑक्सीजन जो होता है, उसको निकाल दिया जाता है और उसके अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि फिलामेंट सुरक्षित रहे। और जब तक वो फिलामेंट सुरक्षित रहेगा तब तक हमारा बल्ब जलेगा सर। यही बात हमने ये लिखा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना की तरफ आते हैं, तो 37 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा। एक बात और समझिएगा मेरे दोस्त कि हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं सर, और हमेशा से मेरा कोशिश रहता है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है मेरे दोस्त। तो आप जरा ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर ये क्लास बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करना। बट देखो सर, क्लास को कमेंट पढ़ना सबसे बड़ी बात नहीं है सर, क्लास में आप क्या सीख रहे हैं सबसे बड़ी बात ये है सर, और आपको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन आप ये नहीं समझ पाओगे ना कि हम क्लास में क्या सीखे हैं, तब तक इस जिंदगी में पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है सर, ठीक है। आइएगा, क्या कहता है कि क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। क्या होगा जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो हमें क्या बोला है कि क्या होगा जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। यही बोला, क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, हमें यह समझना है, ठीक है। आइएगा, कहता है जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं और हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है ना कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। मतलब धातु जो है ना सर, वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। हमने क्या बोला है कि धातु और जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जो कि धातु ऑक्साइड जो होता है वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। जल में घुलकर धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान करते हैं। और वो जब जल में घुलनशील है, धातु ऑक्साइड जो वो जल में घुलनशील है, तो जल में घुलकर धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान करता है। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगर बोला जाए कि इस दुनिया में जितने भी धातु हैं वो सबका सब जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो वो गलत बात। इस दुनिया में सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। हाँ, हमने क्या बोला, जरा मेरी बातों पे गौर करना, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना मेरे दोस्त आपको डबल स्टार मार करके चलना पड़ेगा। हाँ, हमने क्या बोला है सर कि क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है ना सर, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा ना सर, जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा ना सर, तो जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। जब इसके साथ अभिक्रिया करता है ना, तो हाइड्रोजन प्लस धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है।
ठीक है, हमने ये लिखा है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाता है। तो जल के साथ जब धातु अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, मतलब बनाता है। ठीक है, फिर क्या कहता है सर कि जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जबकि धातु ऑक्साइड जो बनाता है, ये वाला जो धातु ऑक्साइड बनाता है वो हमारा जल में क्या है? घुलनशील है। तो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। जो धातु ऑक्साइड जो है वो जल में क्या है? घुलनशील है, और यही जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगर बोलेगा कि दुनिया की हर धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो गलत बात। सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो जरा एक बार मेरे साथ आना और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ बोलना कि हमने क्या बोल रहा है। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना, हमने क्या बोला सर कि क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो कहता है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जो ये वाला धातु ऑक्साइड होता है ना, वो हमारा क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 38 की तरफ तो आओ न सर। क्वेश्चन नंबर 38 जो है ना, वो जरा पेशेंस बना करके समझिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इस सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा सर। ऐसे ऐसे सवाल ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं सर, आपके फायदे के लिए और हमारे बिजनेस के लिए सर बिजनेस नहीं बोल सकते, हमें एजुकेशन को इमोशन बनाना है सर, और एजुकेशन को हर घर तक पहुंचाना है मेरे दोस्त। क्योंकि जब तक एजुकेशन हर घर तक नहीं पहुंचेगा ना सर, तब तक शिक्षा का महत्व नहीं समझेगा लोग मेरे दोस्त। क्योंकि कहता है ना सर कि ये दुनिया जो होती है ना मेरे दोस्त, वो शिक्षे से गरीब होती है, पैसे से नहीं। क्योंकि पैसा तो वो हर रास्ते में होते हैं, बट वो पैसा को उठाने के लिए ना आपके पास शिक्षा की जरूरत होती है। तो ये मत समझना कि जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा है, गलत बात। जिसके पास शिक्षा है उसके पास पैसा है, क्योंकि शिक्षा के बिना इंसान अधूरा होता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना मेरे दोस्त, इस दुनिया का सबसे ताकतवर क्या है? शिक्षा है। देखो ना सर, जितने बड़ा बड़े महान पुरुष हुए जो हैं, वो सब गरीब घर के थे, बस उनके पास एक ताकत नाम की चीज थी, शिक्षा। और वही शिक्षा की वजह से आज पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं सर। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर चीज जो होती है वो शिक्षा होती है, और इसे आपको ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, जरा आइएगा सर, एक सेकंड में थोड़ा देख लेता हूं सर, कॉल आ रहा है, देख लेता हूं। हेलो, हाँ बोलिए, क्या बात है, बोलिए। चलिए सर, अब जरा आइएगा, मेरी बातों को समझिएगा। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा सर कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना मेरे दोस्त कि अगर आप में लगन है, इच्छा है, शक्ति है, तो आप पढ़िए और दिल से पढ़िए और उस मुकाम तक जाइए जहां पे लोग जाने के लिए तरसते हैं सर। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं ना सर कि हम अब बात ये है ना सर कि अब इसको लिखना कैसे है। तो ये सारा का सारा PDF आप लिख सकते हैं यहीं से, यूट्यूब से, या फिर अगर आप लिखने में सक्षम नहीं है, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, क्योंकि देखो सर, मेहनत करने वाले लोग इसको यहीं से लिख लेगा। ठीक है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो साथ ही हम आप सबके लिए एक ग्रुप बनाए हैं जिसका नाम है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप। वो उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा क्या? तो साइंस में जो हम 150 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं गेस क्वेश्चन, वो मिलेगा। साथ ही सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, जो मिलेगा। मतलब तमाम VVI क्वेश्चन जो हम करवाएंगे ना, वो सब कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सिर्फ मैथ का नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ हम खुद यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मैथ को छोड़ करके और नॉन हिंदी को छोड़ करके बाकी ऑल सब्जेक्ट का आपको PDF नोट्स मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और सभी का सभी PDF मिलेगा मेरा लैंग्वेज में, और सबका सब आपको टाइपिंग किया हुआ क्वेश्चन रहेगा सर। ठीक है, हाँ, जो कि सर मैंने पिछले 5 महीना से इस PDF नोट्स पे हमने मेहनत किया, तब जाकर के वो PDF नोट्स तैयार हुआ सर।
ठीक है। तो जिन किन्हीं को ये पीडीएफ नोट्स लेना है तो इसके लिए आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, और जैसे ही आप उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइएगा तो मिनट भर के अंदर में आपके पास सारा का सारा पीडीएफ भेज दिया जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना। अब इसमें ज्वाइन कैसे होना है सर? आपको चाहे एसएसटी का सभी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस का सभी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी बुक या ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश बुक या ग्रामर हो, चाहे संस्कृत बुक या ग्रामर हो, वो सभी का पीडीएफ नोट्स मिलेगा मात्र 199 रुपया में। तो इसको लेना कैसे है? तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। इसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट करवा देना है। आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हो या फिर आप किसी से पेमेंट करवा भी सकते हो, ठीक है। अपनी भाभी से, भैया से, साली तो नहीं होगी, आप किसी से भी पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, और आपको मैसेज में लिख देना है कि मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास सारा का सारा पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा और आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आप किसी का नंबर नहीं देख पाइएगा, न तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। सिर्फ और सिर्फ सबका नंबर हम देखेंगे, क्योंकि आपके पास पीडीएफ जाएगा ब्रास्केट के थ्रू, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा है सर, ठीक है। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट करने के दूसरा साधन और है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, तो आप वो क्यूआर कोड पे भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो सर, आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। हमारी दुनिया तो औरों की दुनिया से अलग है। कहता है क्या सर कि विद्युत फ्यूज क्या है, इसके उपयोगिता को लिखे। विद्युत फ्यूज होता क्या है और इसकी उपयोगिता को लिखना है। विद्युत फ्यूज एक ऐसा यंत्र है ना मेरे दोस्त, जो शीशे और टीन का बना होता है, जिसकी गलनांक बहुत कम होती है। जब आपके घर में उच्च धारा प्रवाहित हो जाता है ना, तो विद्युत फ्यूज उड़ जाते हैं, जिससे आपके घर के पूरी लाइन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है कि विद्युत फ्यूज जो है वो एक हमारा मिश्र धातु होता है। किसका किसका मिश्र धातु होता है? तो शीशे और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? विद्युत फ्यूज होता है, ठीक है। हमने ये लिखा है कि फ्यूज शीशे और टीन का एक मिश्र धातु है। फ्यूज का जो तार होता है वो हमारा शीशे और टीने का मिश्र धातु होता है। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि फ्यूज का जो तार होता है वो किसका किसका मिश्र धातु होता है। तो फ्यूज का जो तार होता है वो शीशे और टीने का मिश्र धातु होता है, ठीक है। कहता है क्या कि फ्यूज शीशे और टीने का एक मिश्र धातु है, इसका गलनांक कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? कम होता है। ये भी नोट कर लेना। कहता है तथा शॉर्ट परिपथ में होने वाली हानि से रक्षा करता है। हमारे घर में शॉर्ट लड़ने की जो होती है, मतलब डर होती है, जैसे कहीं शॉर्ट लड़ गया तार तो तार जल जाएगा। अगर विद्युत फ्यूज नहीं होगा सर तो घर में जो भी लोग रहेंगे तो उनको खतरनाक साबित हो सकता है, उनकी कुछ भी हो सकता है वैसे कंडीशन में, ठीक है। तो ऐसे केस में जैसे आपके घर में शॉर्ट होगा ना, शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो तुरंत वहां मतलब फ्यूज तार उड़ जाएगा। जैसे फ्यूज तार उड़ जाएगा तो आपके घर की पूरी लाइन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यही बोला है सर क्या कि फ्यूज शीशे और टीन का एक मिश्र धातु है, इसका गलनांक कम होता है तथा शॉर्ट परिपथ में होने वाली हानि से रक्षा करता है। हमारे घर में शॉर्ट परिपथ से होने वाली हानि को क्या करता है? रक्षा करता है। उसे विद्युत फ्यूज कहते हैं। हाँ, यहाँ तक मैटर खत्म हो गया। आपसे पूछेगा विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं, तो फ्यूज शीशे और टीने की मिश्र धातु है, ठीक है। ये क्या है? शीशे और टीने की क्या है? मिश्र धातु है। हमने क्या बोला है सर? फ्यूज जो है वो शीशे और टीने की क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है। आ जाना। हमने क्या बोला कि फ्यूज जो है वो शीशे और टीने की क्या है? मिश्र धातु है। इसका गलनांक कम होता है तथा शॉर्ट परिपथ में होने वाली हानि से रक्षा करता है। उसे विद्युत फ्यूज कहते हैं, ठीक है। अब आना, अब जरा इसका उपयोग को लिखना है, क्योंकि हमको उपयोगिता को भी लिखना है, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या होता है? कहता है फ्यूज का उपयोग परिपथ को अति भारण तथा लघुपथन से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक सेकेंड सर, जरा रुकिएगा। हेलो, हाँ बोलिए। अब जरा आइएगा सर, क्या कहता है, मेरी बातों को समझिएगा। वो पता है क्या कह रहा है? हेलो, घर बैठे पाए 3 लाख तक का लोन, बकलेल आदमी। अब देखो सर, थोड़ा सा अकाउंट में पैसा होगा नहीं कि लोन, मतलब सरकारों ध्यान दे देता है इसलिए कहता है सर, पेट में अनाज हो ना हो लेकिन पॉकेट में पैसा जरूर होना चाहिए इस दुनिया में सर। हाँ, इस दुनिया की एकदम बहुत बड़ी खासियत है मेरे दोस्त, इस समझ लेना सर। हाँ आ जाना सर। कहता है फ्यूज का उपयोग परिपथ को अति भारण तथा लघुपथन से बचाने के लिए किया जाता है। फ्यूज के रूप में अधिक प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक वाले पदार्थ का
व्यवहार किया जाता है। मतलब अधिक प्रतिरोधकता, फ्यूज तार में उसका प्रयोग किया जाता है जो अधिक प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक वाले पदार्थ हो। ठीक है, कहता है फ्यूज हमेशा विद्युतमय तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब भी क्षमता से अधिक विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण फ्यूज का तार गल जाता है और परिपथ भंग हो जाता है। ठीक है, मतलब परिपथ खत्म हो जाता है। ठीक है, एकदम सटीक डिफिनेशन है मेरे दोस्त, उसे याद कर लेना क्योंकि यही तो आपके एग्जाम में पूछता है सर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 नंबर सवाल क्या कहता है कि उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण होते हैं। हम कैसे समझेंगे कि कोई ईंधन उत्तम ईंधन है। हमारे पास ईंधन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उत्तम ईंधन का क्या क्या लक्षण है, हम कैसे समझेंगे कि वो उत्तम ईंधन है। तो पहला लक्षण क्या है सर कि उत्तम ईंधन का निम्नलिखित लक्षण है। ठीक है, उत्तम ईंधन का निम्नलिखित लक्षण है। पहला लक्षण कहता है इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। उत्तम ईंधन वही होगा जिसका ऊष्मीय मान क्या होगा, अधिक होगा। पहला एकदम बात नोट कर लेना दिल में। हमने फिर क्या बोला है, इसका ज्वलन ताप उचित होना चाहिए। इसका जो ज्वलन ताप होगा वो क्या होनी चाहिए, उचित होना चाहिए। तीसरा बात, इसके दहन की दर संतुलित होना चाहिए। इसके दहन की जो दर होगा वो क्या होनी चाहिए, संतुलित होना चाहिए। फिर क्या कहता है, यह सस्ता होना चाहिए। ये जो होता है वो सस्ता होता है। ठीक है, फिर कहता है इसका भंडारण तथा प्रयोग विधि सरल तथा सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या बोला है सर, जो भी बोला तो एक बार और बोलता हूं, जरा नोट कर लेना। हमने क्या बोला है सर, उत्तम ईंधन का लक्षण बताएं। तो उत्तम ईंधन का निम्नलिखित लक्षण है। जैसे संदीप कुमार का क्या लक्षण है, बड़ी बोलता है मास्टर भाई, जरीगो मास्टर भी बड़ा बोलता है। पहला लक्षण है संदीप कुमार। दूसरा लक्षण क्या है कि संदीप कुमार जो भी बोलता है सही नहीं बोलता है सही बोलता है। अगला लक्षण क्या है सर, तो संदीप कुमार के पास एक चश्मा है। अगला लक्षण क्या है सर, संदीप कुमार एकदम पढ़ाता है तो दिल में नहीं जाता है। ऐसा भी बोल सकते हो, बट आप बता सकते हो कि आपके दिल में मेरा पढ़ाया हुआ जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, हाँ आ जाना सर। हमने क्या बोला है सर कि उत्तम ईंधन के कौन कौन लक्षण है। अब मेरी बातों को समझिएगा, उत्तम ईंधन का कौन कौन सा लक्षण है। तो पहला लक्षण, इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। उत्तम ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। फिर कहता है इसका ज्वलन ताप उचित होना चाहिए। उत्तम ईंधन का जो ज्वलन ताप होता है वो क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अगला कहता है इसके दहन की दर संतुलित होना चाहिए। इसके दहन की जो दर होती है वो क्या होनी चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अगला, यह सस्ता होना चाहिए। ये क्या होता है ना, सस्ता होता है। फिर क्या कहता है, इसका भंडारण तथा प्रयोग विधि सरल तथा सुरक्षित होनी चाहिए। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना मेरे दोस्त, हम आपकी सारे कष्ट को हर लेंगे तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ सर, क्वेश्चन नंबर कितना आना सर, 40 नंबर की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 40 क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा। कहता है क्या सर कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी दे। प्रत्यावर्ती क्रिया उसे कहते हैं जिसमें बिना मस्तिष्क के आदेशानुसार कोई काम को कर लेते हैं। जैसे सर छींकना, तो छींकने के लिए सर मस्तिष्क कहता है कि तुम छींको, तब छींकते हैं। नहीं रे भाई अब समझना सर, देखो यही तो कहता है साइंस। हम तो हमेशा से कहते हैं कि साइंस ही रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में हम जो भी कुछ करते हैं, ठेलते हैं, ढकेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, छींकते हैं, कुछ भी करते हैं सर, सांस लेते हैं, तो वो हमारा साइंस ही बताता है। तो साइंस में हमारा रियल लाइफ की चीज़ के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, आज तक आप सोचे होंगे सर कि जब पलक झपकना, मतलब आंख जो झपकता है ना सर, तुरंत पलक झपक जाता है। देखोगे सर आपके आंख के सामने आएगा तो तुरंत पलक झपक जाएगा, बिना मस्तिष्क के आदेश के अनुसार पलक झपक जाता है। अब आपको यह समझना पड़ेगा सर कि पलक झपक जाता है क्यों। छींकना, एकाएक आदमी छींक देता है। ठीक है, ये सब है जो हमारा प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा होता है। अब कहोगे सर कि प्रत्यावर्ती क्रिया क्या बताता है, तो प्रत्यावर्ती क्रिया ये बताता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी चीज होते हैं, कुछ ऐसा ही क्रिया होती है जो बिना मस्तिष्क के आदेशानुसार वो काम कर लेता है। ठीक है, जैसे क्या सर कि पलकों का झपकना लाइन मारना, माने कनखी मारना, हमको तो आंख मारने आता नहीं। हाँ, तो हमने क्या बोला है सर, हमने क्या बोला है, जरा मेरी बातों को गौर करना। हमने बोला पलकों को झपकना, क्या करना, पलकों को झपकना। दूसरा क्या है सर, छींकना। तीसरा क्या है सर, खांसना।
खांसना, छींकना, पलकों का झपकना, ये सब एकाएक हो जाता है। इसमें किसी चीज से आदेश नहीं लेना पड़ता, इससे मस्तिष्क से पूछना नहीं पड़ता, ये सब एकाएक हो जाता है। ठीक है, तो आज के बाद अगर कोई बोलेगा न रे कि तुम छींकता है, तो बोला नहीं जाता है तुमको कि तुम काहे छींक रहा है, तो तुम उसको बता देना कि तुम पढ़े नहीं हो क्या, साइंस में पढ़ने का है प्रत्यावर्ती क्रिया, और प्रत्यावर्ती क्रिया में ये पढ़ना रहता है कि छींकना हो या फिर हमारे शरीर में कुछ ऐसे चीज होते हैं जो बिना मस्तिष्क के आदेशानुसार वो काम हो जाता है। जैसे पलकों का झपकना, किसी से पूछना नहीं, तुरंत पलक झपक जाएगा। फिर कहता है सर छींकना, ये सब तुरंत छींक देता है आदमी, इसके लिए मस्तिष्क से पूछना नहीं पड़ता है कि दिमाग मस्तिष्क बोलेगा तभी छींकेंगे। ठीक है, तो ये सब बता देना ताकि ओकरो समझ में आ जाए कि सच में ही केकर चेला है। आ जाना सर। तो हमने क्या बोला है कि प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी लिखिए। कहता है क्या कि हमारे शरीर में होने वाली कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो मस्तिष्क के आदेश के बिना ही तुरंत हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आओ सर, हमने क्या बोला है कि प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी लिखिए। तो कहता है क्या कि हमारे शरीर में होने वाली कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो मस्तिष्क के आदेश के बिना ही तुरंत हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पलकों का झपकना, इसके लिए मस्तिष्क से पूछना नहीं पड़ता है, छींकना, खांसना। अब मेरी बातों को समझना सर, ये सब ऐसी चीज है ना, आप कभी सोचे होंगे, ये बात आप समझिएगा कि पलकों का झपकना, छींकना, खांसना, ये सब ऐसा चीज है ना जो मस्तिष्क से भी नहीं पूछता है और तुरंत कर बैठता है। आप समझना मेरे दोस्त कि जब छींकता है ना आदमी तो तुरंत छींक देगा, पलकों का झपकना तुरंत पलक झपक जाएगा, खांसना तुरंत खांस देगा। तो अगला आदमी बोलेगा कि अरे साइंस में पढ़ने का नहीं है। हाँ, तो हमने क्या बोला सर कि हमारे शरीर में होने वाली कुछ ऐसी क्रियाएं, अभिक्रियाएं जो मस्तिष्क के आदेश के बिना ही तुरंत हो जाती है, उसे प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। आ जाना, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि हमने जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिर कोई हमको जो नोटिस देना रहता है, कोई ऑफर बताना रहता है, तो वो हम आपको टेलीग्राम पे बताते हैं। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम आईडी का जो लिंक होगा ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल। जैसे टेलीग्राम में जाकर के सर्च करोगे संदीप कुमार ऑफिशियल, ठीक है, तो मेरा आईडी वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां मेरा आईडी मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 13,000 लोग ज्वाइन है, वरना दूसरे का आईडी ज्वाइन करोगे तो दूसरे का जीएफ का फोटो जाएगा, हमारा आईडी ज्वाइन करोगे तो हमारा पीडीएफ जाएगा सर। यही तो है सर, क्योंकि फेक आईडी भी एक दो बना हुआ है। साथ ही क्या है मेरे दोस्त कि आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, जहां पे हम आपको देखेंगे, आप हमें देखिएगा। फॉलो मी वरना रात के सपना में आएंगे, सिस्टम खराब कर देंगे। चलो सर, आइएगा हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 41 नंबर। सवाल नंबर 41 को जरा देखिएगा और खुद से पूछिएगा कि ये सवाल में कितना स्टार लगा दें हम। ये एक सवाल में डबल स्टार लगाएंगे, क्योंकि हम जो भी करा रहे हैं तो वो डबल स्टार वाला ही सवाल है सर। ठीक है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपका एग्जाम पूछता है और आपका एग्जाम पूछत है। ठीक है, आइएगा। कहता है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में जो रासायनिक समन्वय होता है वो कैसे होता है। कहता है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, आपको समझना है सर। कहता है जंतुओं में रासायनिक समन्वय जंतु हार्मोन द्वारा होता है। आपसे पूछेगा कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, तो जंतु हार्मोन द्वारा होता है। ठीक है, पहला बात क्लियर हो गया है। पहला क्या हो गया कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, तो जंतु हार्मोन द्वारा होता है। ठीक है, आइएगा। कहता है जंतुओं में रासायनिक समन्वय जंतु हार्मोन द्वारा होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे मनुष्य, उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे मनुष्य में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। जैसे मतलब उच्च श्रेणी के जो जंतु होता है ना, जैसे मान लो मनुष्य, तो मनुष्य में जो हार्मोन जो होता है ना सर, वो अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं। ठीक है, मनुष्य में जो हार्मोन बनता है वो कहाँ बनता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। मनुष्य में जो हार्मोन बनता है, मतलब उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं जैसे मनुष्य एग्जाम्पल में मान लो, तो वो सभी में जो हार्मोन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो स्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है सर कि ये जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं।
ये कैसे यौगिक होते हैं? तो ये जो होता है ना वो हमारा जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में स्थित अंग या अंग तंत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। अंग या अंग तंत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। बट ये बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त? तो आप हमारे साथ डेली जुड़िए, हम आपकी सफलता में 4 चांद लगाएंगे। हमारी कोशिश है कि आपकी आंखों में रोशनी लाना है, आपकी आंखों में खुशियों का आंसू लाना है। मेरा ऐसा सपना है सर, और हमने पिछले बार किया है और इस बार भी करके दिखाएंगे। ठीक है, आइएगा जरा इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। कहता है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय जो होता है वो कैसे होता है? तो कहता है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय जंतु हार्मोन द्वारा होता है। जंतुओं में जो रासायनिक समन्वय होता है वो जंतु हार्मोन द्वारा होता है। उच्च श्रेणी के जंतुएं जैसे मनुष्य में हार्मोन जो होता है कहाँ बनते हैं? तो उच्च श्रेणी का जो जंतु होता है जैसे मनुष्य हो गया, इसमें जो हार्मोन बनता है ना सर, वो हमारा सर्वी ग्रंथियों में बनते हैं। ये सब में जो हार्मोन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? तो सर्वी ग्रंथियों में बनते हैं। फिर कहता है कि ये जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं। ये जो होते हैं वो हमारा कैसे यौगिक होते हैं? तो जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में स्थित अंग या अंग तंत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। यहां तक हो गया सबको क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, मैटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है मधुमेह से आप क्या समझते हैं? देखो सर, मधुमेह हमारा है क्या? तो डायबिटीज का नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है। डायबिटीज शुगर का सबसे बड़ा मतलब राजतंत्र है ये। हाँ, बायोलॉजी है सर, बायोलॉजी। आधा डॉक्टर तो तुमको हमें बना देंगे रे। तुम लोग कह रहा मास्टर पहले तो खुद बन डॉक्टर। आइएगा सर, हमने क्या बोला है? हमने क्या बोला है सर, जरा गौर करना कि अरे इसीलिए देखो, इसीलिए तो तुम लोग के पास हम दिल खोल के पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा अच्छा दोस्त तुमसे ज़्यादा कोई ही नहीं सकता है। आप ये बात समझिएगा कि सबसे ज़्यादा हमको लगता है अगर कोई यूट्यूब पे दिल खोल के अगर सच्चे बिना कुछ सोचे समझे अगर कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा हमारा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता है। जो तुम मेरे गलती में भी तुम साथ देते हो, मेरे गलत चीज़ों में भी तुम साथ देते हो, और सही चीज़ में तो तुम साथ देते हो। तो सर इससे अच्छा दोस्त कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है सर। कहता है ना मेरे दोस्त कि अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आप में मतलब अच्छाई और बुराई बिना देखे आपकी साथ दे, आपका सपोर्ट करे, आपका सहयोग करे। अच्छे दोस्त वो होते हैं, और ये तुम्हें, ये आप सब में दिखता है। ठीक है, आइएगा, हमने क्या बोला है सर कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं? मधुमेह से आप क्या समझते हैं? कहता है कि जब हमारे शरीर में पैक्रियाज में हमारे शरीर के पैक्रियाज एक मतलब शरीर का एक नाम है। ठीक है, हाँ, कहता है जब हमारे शरीर में पैक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है, हमारे शरीर के पैक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना जब कम हो जाता है, इंसुलिन कम पहुंच पाता है, इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है, तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। जब हमारे शरीर के पैक्रियाज में इंसुलिन कम पहुंचेगा तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। जब हमारे शरीर के पैक्रियाज में इंसुलिन कम पहुंचता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति में मधुमेह डायबिटीज कहा जाता है। तब कहता है कि तुमको क्या हो गया रे? तो डायबिटीज हो गया। डायबिटीज बोले तो मधुमेह। ठीक है, इस इंसुलिन एक हार्मोन है। आप कहोगे सर कि इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हमारा हार्मोन है। ठीक है, जो एक पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। तो वो किसके द्वारा बनता है? तो पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। हमने क्या बोला है सर कि इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो किसके द्वारा बनता है? तो पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। ठीक है, फिर कहता है कि इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। देखो सर, पाचक ग्रंथि मतलब हार्मोन का क्या काम है? इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। तो इसका काम क्या है? तो हम शरीर में कभी कभी नहीं कहता अरे एनर्जी नहीं मिला तो काजू खाओ ना, अपनी एनर्जी मिलेगा। अब समझना सर, काजू खाया, पेट को कैसे पता है कि वो काजू खाया?
तो ये इसी का नाम है हार्मोन। ठीक है, इसी का नाम क्या है सर? हार्मोन। ठीक है, यही हार्मोन क्या करता है ना कि जैसा ऐसा चीज खाओगे ना वैसे वैसे एनर्जी देता है, ओकरे काम है। ठीक है, तो यही बोला है सर कि एनर्जी में बदलने का होता है। ठीक है, कहता है यही वह हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। यही हमारा इंसुलिन एक हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जो शुगर की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बोला था कि शुगर से लड़ो सर, शुगर से लड़ना पड़ेगा। शुगर और एक ऐसा बीमारी हो जाता है ना इंसान को, जो जिंदगी मानो तो आधा चौपट हो जाता है। ज़्यादा मीठा नहीं खाएगा, जिंदगी कैसा है रे सच्चे बताते हैं हम, देख चाय वो पीते रहते हैं ना, तो क्या वो शुगर वाला लोग आ जाते हैं तो बड़ा माया बढ़ता है ऐसे इंसान पे। क्या करे बेचारा को, भरे समाज में बोलना पड़ता है कि हमको बिना चीनी का चाय बनाइए ना, बिना चीनी का चाय अच्छा लगता है रे, बिना नमक का सब्जी अच्छा लगेगा नहीं ना, अच्छा लगेगा तो क्या करोगे? जिंदगी में मजबूरियां हैं सर। हालांकि अब तो इलाज होने लगा है, हालांकि अभी भी शुगर का इलाज कितना हो करा लोगे तो वो सब चीज़ों से, मीठा चीज़ों से आपको दूर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, चीनी उनी से आपको दूर ही रहना पड़ेगा। कहता है क्या मधुमेह से आप क्या समझते हैं? तो कहता है जब हमारे शरीर में पैक्रियाज में इंसुलिन कम पहुंच जाता है, इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है, हमारे शरीर के पैक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन जैसा ही कम पहुंचेगा तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति में मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है। तब हमारा क्या हो जाता है? मधुमेह बोलो तो डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है, किसके द्वारा बनता है? तो पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य है शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। शरीर के अंदर जो भोजन होता है ना, इसको एनर्जी में बदलता है। तो कौन? ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि शरीर के अंदर जो भोजन होता है इसको एनर्जी में बदलने का काम कौन करता है? तो हार्मोन करता है। कौन? तो इंसुलिन करता है। कहता है यही वह हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल रखता है। ठीक है सर, चलो आज तक की, अच्छा ये रुको, एक 43 नंबर क्वेश्चन हो गया सर, इसको तो छोड़िए दे रहे हैं। आ जाइएगा 43 नंबर क्वेश्चन। हमको लग रहा है हम डबल क्वेश्चन कर दिए, नहीं ठीक है। चलो सर आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। कहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र एवं उपयोग को लिखे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र एवं नाम और उपयोग को लिखे। कहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, हाँ। इसका उपयोग तो कागज उद्योग में विरंजक के रूप में होता है इसका उपयोग, कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में इसका उपयोग होता है, क्लोरोफार्मा बनाने में उपयुक्त होता है इसका। फिर कहता है प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक का कार्य करता है ये। ठीक है, तो आज हम टोटल 43 क्वेश्चन को फोड़ दिए हैं। आप जरा बताइएगा मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में ये क्लास अच्छा लगा, सुंदर लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बुरा लगा तो वो कमेंट कर देना, क्योंकि सबको अच्छा लगे ये हम में ऐसी कोई खास नहीं है। ठीक है, सबको तो अच्छा नहीं लगेंगे रे, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा सर कि हम आपके दिल तक भी जाएं और आपको भी अच्छा लगे। हम इसके लिए हम कोशिश करेंगे, बट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्लास कैसा लगा। ठीक है, बाकी सर हम मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ना सर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।